पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया, जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया, इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए, और इस जांच का क्या हो रहा है। ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाए बगाए इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें जो पहले व्यक्ति हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है। तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है, ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है, लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच, अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है। और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे?
कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को। 2019 14 फरवरी को हुआ था। हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स? कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए देश का हित दल के हित से हर वक्त ऊपर रहा है। हमने कभी भी सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे हमने राजनीति नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में साथ दिया। हमने उस वक्त राजनीति नहीं की, ना ही हमने सरकार पे अटैक किया। आज भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, दल के हित से ऊपर उठ के हम काम करते रहे हैं। हमें फक्र है, हमें नाज है, हमारे सेना के जवान, अर्धसेना के जवान बड़े मुश्किल दौर में राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और उसमें किसी को खरोंच भी आती है, हर देशवासी को दर्द होता है, दुख होता है। आपको याद होगा पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आप ही के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने तब हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने माइक रखते हुए पूछा था कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या इसको हवाई मार्ग से नहीं लाया जा सकता था? चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, यह वक्त कुछ और है। और संवेदनाएं जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रति, और ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन आज आपको भी सवाल होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा पे स्टैंड लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपके साथ, जिन्होंने फौज में लंबी सेवाएं दी हैं,
उनके साथ बैठ के हम पुलवामा की बात क्यों करते हैं? आपको भी सवाल होगा। मैं जरूर इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा था और आज भी हम चुप रहते। लेकिन जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके ऊपर जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने जो बात रखी है, वो बात हमारे जज्बात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है। जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, अगर उस जवान को दिक्कतें आती है और या 40-40 अर्धसेना के जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं और उस पे जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कहा कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी। जब जनरल साहब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी। एयरलिफ्ट करने की मांग आई थी सीआरपीएफ से कि इसे हमें ये रिस्की रूट पे मत ले जाइए, हमें एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर लीजिए। क्यों नहीं किया गया? जनरल शंकर रॉय चौधरी साहब, जिनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा, हम सबको उनके पर फक्र है, वो कहते हैं कि 40 जवान की जान गई, इसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो है और इनका इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की, पर एक जनरल साहब जिसकी डॉटलेस कैरियर रही, जब वो कहते हैं तब हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये काम वो आर्मी का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं था, क्योंकि ये अर्धसेना के जवान थे। माने राजनाथ सिंह का रोल नहीं था, रोल यहां पे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का था। क्यों? और उस वक्त पे राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पे, आज वो डिफेंस के तौर पे। मैं यही कहना चाहता था कि ये जो जिम्मेवारी होम की थी, आज जिसके पास डिफेंस है, क्यों ये नहीं किया गया? मैं जिन्होंने सेना में लंबी सेवाएं की हैं, उनसे कर्नल रोहित चौधरी जी से बात कर रहा था। मैं हमारी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अर्धसेना के बल को ले जाने लाने के लिए आर्मी के पास जो हवाई जहाज है वो, और एयर इंडिया के हवाई जहाज पास्ट में भी कुरियर सेवा कहते हैं इसे, इसके लिए इस्तेमाल होते थे और ये हो सकता था। और वो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल हैं। मैं कर्नल रोहित चौधरी जी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे बात रखेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका भी यहां पे स्वागत रहेगा। पर साथ ही साथ में एक आखिरी बात स्यो मोटो जो मुझे करनी है वो कहना चाहूंगा कि अभी
गृह मंत्री अमित शाह जी गए और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया उन्होंने, एक इंच भी हमारी जमीन ना किसी ने ली है ना हम लेने देंगे। आप सबने इसको, कुछ चैनल्स ने तो बार बार चलाया अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमपी तापिर गाओ जी, जो कि इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, उनका एक ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हमारे वहां से चाइना की पीएलए हमारे लोगों को उठा के ले जाती है। भाजपा के नेता कहते हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि चाइनीज पीएलए हैज एब्डक्टेड श्री मीराम तारोन, 17 साल के लड़के को लेके गए। उसके आगे कहते हैं कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड इंडियन टेरिटरी लुंगता जौर एरिया का नाम भी वो बताते हैं, लुंगता जौर एरिया। चाइना बिल्ट 3 to 4 किलोमीटर इनसाइड इंडिया। भारत के अंदर 3 से 4 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता बना दिया है। और वो मोदी जी के शासन में, वो साल भी लिखते हैं, इन 2018। आगे लिखते हैं, अंडर सियुंगला एरिया बिशिंग विलेज ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। मैं विनीत पुनिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे जो इनका ट्वीट है वो साझा करेंगे। कौन सही है? ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जो वहीं रहते हैं, वो सच बोल रहे हैं या गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक इंच जगह नहीं दी? दोनों एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता पक्ष के ही दोनों लोग हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं एमपी के साथ साथ बीजेपी के। तो इसका भी जवाब वो दें, क्योंकि हमारी सेना के एक भी जवान की दिक्कत हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। 45 साल में चाइना की बॉर्डर पे 45 साल हमारे एक भी जवान को खरोंच नहीं आई थी। और मोदी जी के टेन्योर में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, 20 जवान। और फिर जो स्टेटमेंट आया जिससे देश को नुकसान हुआ, यहां मित्रों ना कोई आया है ना कोई गया है, तो फिर ये 20 जवान बिहार रेजिमेंट के मेरे कैसे शहीद हो गए? तो ये हकीकतें कुछ आपके सामने रखी हैं। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी? यह स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है।